हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो तुम सारे गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में हो? हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। सारे के सारे सरकारी नौकरी के चक्कर में? हाँ, फंस रहे हैं या खुश हो रहे हैं? खुश है। सही है। पिछली क्लास कैसी गई? सही है, कुछ समझ आया? बहुत बढ़िया, चलो। इस क्लास में अपन ने सीखना है मैथ, बट मैथ से ज़्यादा ज़रूरी सीखना है कि कंपटीशन में आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये सुनने में अच्छा लगता है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, बट ये लाइफ थोड़ी अलग है। इसको जीने में थोड़ी परेशानी होती है, ध्यान रखना। पड़ोसियों को बताओ तो अच्छा लगता है, जब माँ बाप कहें कि मार छोड़ो जाओ जी सरकारी की तैयारी करने, है ना। हमारी छोरी जाया करे इस हार पर डरने बोला। सुनने में बहुत अच्छी लगती है ये चीजें, बट जब इसके ऊपर काम करना पड़ता है तो ज्यादातर लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। परेशान क्यों हो जाते हैं? उसका मेन कारण है कि आपका जो अब तक करते आ रहे हैं ना, जो भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो मोड बहुत अलग है पढ़ने का। तुम चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे तुमने प्लस टू कर रखी हो, है ना, कोई भी है, चाहे किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है, चाहे अपन रिटायर्ड है, मेन बात पता है क्या है सीन? हमने जितनी आज तक पढ़ाई करी है, चाहे वो 10th तक की लगा लो, प्लस टू तक की लगा लो, ग्रेजुएशन तक की लगा लो, ये सारी पढ़ाइयाँ ऐसी है जिसमें पूरे साल आप कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, बस क्लास लगाते रहो, और लास्ट में जब पेपर आ जाए तब कुछ 10 दिन 12 दिन 15 दिन, या कॉलेज में हो तो 2 दिन जोर लगा लो, और उन 2 दिन में आप पास होके निकल जाएंगे। और हो भी जाते हैं, ठीक ठाक परसेंटेज से भी हो जाते हैं। सही बात है ना। ज्यादातर लोग जब अपन इस तरीके की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि लास्ट के कुछ दिन पढ़ो और अपना काम चल जाएगा। जबकि जो कंपटीशन की तैयारी है इसमें उल्टा है, लास्ट के 2 दिन ना भी पढ़ो तो चलेगा, बाकी रोज पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मोड है, ये ज्यादातर बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि बोल जी सारे साल पढ़ने की तो आदत ही नहीं है। अब सारे साल पढ़ना पड़ जाए, है ना, तो परेशान हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है। अपन पढ़ेंगे मैथ। मैथ का मैं पूरा सिलेबस बता रहा हूँ कि कौन कौन सा हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम ओवरऑल जितना भी काम करेंगे उसमें क्या क्या करेंगे। ठीक है। तो मैथ का जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है सिंप्लीफिकेशन। ठीक। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस का चैप्टर। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, लेट्स से, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के बाद पढ़ेंगे हम रेशो। उसके बाद एज पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ठीक। पार्टनरशिप के बाद हम लोग एवरेज का चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। डीआई पढ़ेंगे जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद वर्किंग टाइम पढ़ेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, एरिया वॉल्यूम वाला। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट में अलजेब्रा। ये हमारा सिलेबस रहेगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छे से ध्यान रहे कि इतना सब कुछ हमें करना
कहीं तुम सोचो कि पहले 5 दिन अच्छे से पढ़ ले, 10 दिन अच्छे से पढ़ ले और काम चल जाए, नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। सिलेबस को अच्छे से देख लें, इनमें से कुछ भी पूछने का लगे तो आप सिलेबस के रिगार्डिंग में से पूछ भी सकते हैं। बाई चांस तुम्हें लगे कि सर इसमें कुछ टॉपिक्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं, तो जैसे कुछ मिक्सचर विक्सचर्स का कुछ लोग सोचते हैं, तो मिक्सचर जो है वो रेशो का ही पार्ट है। कुछ लोग एलिगेशन सोचते हैं, वो भी रेशो का ही पार्ट है। पाइप एंड सिस्टर्न है, वो वर्क इन टाइम का पार्ट है। ट्रेन और बोट वाला जो है वो आपके पास स्पीड एंड टाइम का इसका पार्ट है। प्रोबेबिलिटी हो सकता है आपको ना दिखती हो, वो आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है। एरिया वॉल्यूम मैंने आपको बता ही दिया, वो मेंसुरेशन में ही आ जाते हैं। ठीक। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको जनरली हम कैलकुलेशन का पार्ट मान लेते हैं कि ये इतने टॉपिक कैलकुलेशन के अंडर आ जाते हैं थोड़े थोड़े। वैसे तो 2 ही आते हैं, बट मैं मेरे लेवल पे एक्स्ट्रा डाल लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, जहां से ये नंबर सिस्टम शुरू हुआ है वहां से लेके एरिया वॉल्यूम तक, इतने सिलेबस को जर्नली हम लोग अर्थमेटिक का पार्ट मान लेते हैं कि इसको अर्थमेटिक कहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अर्थमेटिक क्या होता है, तो इन टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन को अर्थमेटिक बोल देते हैं। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको मैं कैलकुलेशन के अंडर रखता हूँ। वैसे तो कैलकुलेशन में ये 2 ही आते हैं, बट मैं इसको जानबूझ के रख लेता हूँ, ये वैसे ही आ जाता है एम। इसको इक्वेशंस को चाहो तो अर्थमेटिक का हिस्सा मान सकते हो, बट चलेगा। ये वाला जो है ना, ये इसको हम एडवांस मैथ भी बोल देते हैं, हायर मैथ भी बोल देते हैं, दोनों चलता है। एडवांस मैथ भी बोल सकते हैं, हायर भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें एक में ही आएगी। ठीक है, या एडवांस, ये दोनों एक में ही आता है। उसके बाद में और आता है जो +1 +2 वाला मैथ होता है, जिसमें तुम्हारे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सारी चीजें आती है। इसको हम लोग मॉडर्न मैथ भी बोल देते हैं, मॉडर्न मैथ बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हारा मैट्रिक्स वगैरह भी आ जाती है, कैलकुलस आ जाता है, फंक्शंस आ जाते हैं, है ना, हायर लेवल प्रोबेबिलिटीज आ जाती है, तो वो सारी चीजें, बट वो हमारे सिलेबस में है नहीं। उसकी आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जो सिलेबस पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे, इतना। इस सिलेबस में आपका लगभग सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे जो हम लोगों ने देने। ठीक है, सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी आपने पूछना हो तो क्लियर कर लो, चुप रहना फायदा नहीं है, और ट्रायल में तो जमा ही नहीं रहना चाहिए। फीस पसंद के बाद खेपे रहे, पूछो और ना पूछो। ट्रायल लेने आते हैं तो मकसद क्या होता है, ये जानना होता है ना कि सेंटर कैसा करवा रहा है। तो पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, सिर्फ देख के जाना है? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मतलब मैं तभी तो कह रहा हूँ, बड़ी सारी चीजें ऐसी है जो हम उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर बच्चा तैयारी पास होने के लिए नहीं करता, फेल होने के लिए करता है, कि कैसे फेल हुआ जाए। हर रोज वो फेल होने की तैयारी करता है, और फिर किसी दिन उम्मीद करता है कि एक दिन में पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ है जो चीजें हमें सुधारनी है। तो बताओ, सिलेबस को लेकर के कुछ भी ऐसा जो आपको पूछने का मन करे तो पूछ सकते हो? नहीं? चलिए, तो अब इसमें हम एग्जाम कौन से कवर करेंगे, समझिए। हम लोग इसमें बैंकिंग का एग्जाम कवर करेंगे, ठीक है, और एसएससी का एग्जाम कवर करेंगे। अब बैंकिंग एसएससी का मतलब मैं कोई पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, या एसएससी का मतलब कोई पर्टिकुलर एग्जाम की नहीं कर रहा हूँ। अपने यहाँ जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स की एक खास बात है कि उनमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। 2 कैटेगरी कौन सी, मैंने उसको बैंकिंग और एसएससी का नाम दे दिया। बट बैंकिंग में सिर्फ बैंकिंग नहीं, जैसे तुम एसबीआई का एग्जाम देते हो, है ना, आरबीआई का एग्जाम देते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके अलावा आईबीपीएस का एग्जाम देते हो, या आरआरबी ग्रामीण बैंक के एग्जाम देते हो, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल बैंक हो गया जैसे आईडीबीआई का, अपन अलग से एग्जाम लेते हैं, 2 एग्जाम अलग से लिए जाते हैं हर साल। ठीक है, ये सारे ही 2-2 एग्जाम लेते हैं, ये सब 2-2 एग्जाम हर साल लेते हैं। उसके अलावा जैसे इंश्योरेंस के एग्जाम है, बोले तो एलआईसी का जो एग्जाम लिया जाता है, एलआईसी 2 एग्जाम लेती है हर साल। ठीक है, डीओ का एग्जाम ले लेती है, डीओ और एडीओ एक साथ ही ले लेती है, और एक एओ का एग्जाम ले लेती है। ठीक है,
डेवलपमेंट ऑफिसर का, जो एक तरीके से इंश्योरेंस बेचते हैं, इनका काम ऑफिस का है सारा। उसके अलावा इंश्योरेंस में ही जैसे NIACL का एग्जाम होता है, NICL का एग्जाम होता है, OICL का एग्जाम होता है, UIIC का एग्जाम होता है, यूनाइटेड इंडिया कॉरपोरेशन, ओरिएंटल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसे करके ये एग्जाम होते हैं। उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है उसी के रिगार्डिंग, जैसे आपका FCI का पेपर होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पेपर होता है, उसके अलावा लेट्स से ESIC का एग्जाम होता है, ये सारे बैंकिंग की कैटेगरी के अंडर ही आते हैं। यानी इन सब का एक जैसा ही सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब SSC की बात करते हैं तो मेनली हम CGL की बात करते हैं, ज्यादातर लोगों को SSC मतलब CGL वही समझ में आता है। थोड़ा उससे नीचे आओगे तो CPO का एग्जाम आ जाता है, थोड़ा और नीचे आ जाओ तो CDS, सॉरी CDS कह रहा हूँ, CHSL का एग्जाम आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा MTS का एग्जाम अपन बोल देते हैं, या LDC का जो एग्जाम बोल देते हैं, वो सब इसी में आ जाता है। फिर उसके अलावा SI के एग्जाम निकलते हैं, सब इंस्पेक्टर के अलग से एग्जाम निकलते हैं, दिल्ली पुलिस का अलग निकल जाता है, चंडीगढ़ पुलिस का अलग निकल जाता है। ठीक है, वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। उसके अलावा कल को कोई तुम अगर डिफेंस में जाना चाहो तो जैसे CDS का एग्जाम दे रहे हो, FCAT का एग्जाम दे रहे हो, ये एग्जाम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इनका भी सिलेबस इनके जैसा ही है। ठीक है। उसके अलावा कल को CUET का पेपर किसी ने देना हो, ठीक है, उसके अलावा कई बार क्लैट का एग्जाम आता है, वो डिपेंड करता है मैथ उसमें आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, कैसे है, चलता रहता है। CUT के एग्जाम में भी कई जगह मैथ आता है, कई जगह नहीं आता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है, बाकी चलता रहता है। ठीक है। उसके अलावा कल को किसी ने जाना हो UPSC में, तो CSET का एग्जाम होता है, वो इसी कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा EPFO का एग्जाम है, वो इसी में आएगा। HSSC का एग्जाम है हरियाणा गवर्नमेंट का, जो CET आपा जिसको बोल देते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में जाएगा। उसके अलावा रेलवे का NTPC जिसको बोल देते हैं, कई बार RRB भी बोल देते हैं इसको, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये था रीजनल रूरल बैंक, ये है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये सब एक ही कैटेगरी के आते हैं। तो जब हम इस सिलेबस की बात करते हैं कि हम ये वाला सिलेबस करेंगे, इसका मतलब हम लोग ये सारे एग्जाम कवर करेंगे। समझ आ रही है बात? तो तुम में से कोई यहां अगर इस वहम में हो कि मैं तुम्हें कोई बैंक की तैयारी करवा रहा हूं या SSC की तैयारी करवा रहा हूं, तो मैथ में तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैथ में मैं तुम्हें तैयारी करवा रहा हूं मैथ की। मेरा काम है तुम्हारा कंपटीशन का जो मैथ है उसको सुधारना, उसमें तुम्हारी हेल्प करना, ताकि तुम्हारा जो मैथ है वो इंप्रूव हो जाए। और वो मैथ अगर इंप्रूव हो गया तो एग्जाम तुम मर्जी कोई दे देना, तुम्हें कोई दोबारा उसके लिए कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं। मेन मकसद ये है। करने को हम भी वही काम कर सकते हैं जैसे बाकी सेंटर करते हैं कि लो जी मैं अभी SBI का बैच चला रहा हूँ जी, थोड़े दिन बाद मैं RRB का बैच चला दूंगा, थोड़े दिन बाद इसका बैच चला दूंगा उसका। तो और बच्चे को लगता है कि अब इसका एग्जाम आ रहा था इसकी तैयारी कर लो, उसका एग्जाम आ रहा था उसकी तैयारी कर लो, और लगे रहो सारे साल, कभी इस कोचिंग सेंटर पे, कभी उस वाले पे, कभी उस वाले पे, चलते जाओ। ना, ऐसा नहीं। आप जितने भी एग्जाम देखोगे उनके सिलेबस में मेनली जो डिफरेंस है वो इतना सा है। आप कोई भी बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम देखोगे, बैंकिंग का मतलब इधर वाली कैटेगरी लिखिए, उसमें यहां से लेके यहां तक का सिलेबस आता है। और SSC का जो एग्जाम दोगे उसमें यहां से लेके यहां तक का एक टॉपिक आता है। इसका मतलब केवल 4 टॉपिक बड़े हैं SSC में और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना करके आप अगर और 15 एग्जाम एक्स्ट्रा दे सकते हो तो बुराई क्या? तुम्हें लगे कि नहीं जी इसकी तो अलग फीस होती है, तो तुम मेरे को कभी भी दान पेटी में डाल के जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम। कभी भी तुम्हारा मन करे, बोल जी यूं ही पड़े थे घर 10,000 रुपये, आप रखो सर, कोई बात नहीं, आप फिर भी अच्छा करवा रहे हो, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इतने मेहरबान क्यों हैं फिर? हम भी तो अलग से फीस ले सकते हैं। मेहरबान हम सिर्फ एक ही वजह से हैं, हमें रिजल्ट चाहिए। हमारा कंपटीशन बाकी सेंटर्स को लेकर के, को स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन नहीं है हमारा कि उनके पास ज्यादा है कि हमारे पास कम है, कि हम ज्यादा रख लिए कि उनके पास कम हो गए। हमारा मेन कंपटीशन एक ही है, रिजल्ट हमसे बेहतर किसी के होने ही नहीं चाहिए। अपने टारगेट में ही कुछ और है। आ जाओ आ जाओ बेटे, हाँ। मेरे टारगेट में हमेशा से एक ही रहा है, अपने रिजल्ट को कोई सोचे तो वहां तक ना पहुंच पाए।
इस साल हम लोग नाना करते करते 100+ सिलेक्शन निकाले हुए बैठे हैं। अकेले आईबीपीएस पीओ में 20 से ज्यादा लगे, जिसमें इंटरव्यू भी था। और हम लगने को तभी मानते हैं जब हाथ में तनख्वाह आ जाए, जब अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए उसको ही एग्जाम क्रैक मानते हैं। नहीं तो प्री तो हर तीसरा आदमी करके घूम रहा है मेरे पास। प्री पास करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मेंस नीरे पास करके निकल रहे होते हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है, कई बार फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आ रही होती, फाइनल सिलेक्शन नहीं आ रहा होता, फाइनल जहां चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे होते, और हमें उससे नीचे समझ में नहीं आता। तो हम लोग जो आपको ये एक्स्ट्रा टॉपिक करवा रहे हैं, इसका मकसद मेनली सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा अगर कोई बैंक के लिए प्रिपेयर करने आया, उसका सिलेबस तो पूरा होना ही है एक टाइम में। उसके बाद अगर मैं उसको 3-4 टॉपिक और करवा दूं और इस बहाने वो कोई और एग्जाम क्रैक कर दे, तो मेरी दिक्कत ही क्या है। उनके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ठीक है जी, लगन कहीं और गया था, लग कहीं और गया, तनख्वाह उतनी है जी, किसी को कोई समस्या नहीं है। समझ रहे हो? देखो क्या है, कंपटीशन एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादातर बच्चा मिसलीडिंग है, मतलब ज्यादातर को समझ ही नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करे। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कोई एक अच्छी सी फेवरेट जो है पोस्ट ढूंढते हैं कि मैं कौन सी नौकरी करूंगा जी। समझ रहे हो, कोई एक फेवरेट एग्जाम ढूंढते हैं कि मैं तो ये वाला एग्जाम दूंगा। ठीक है, और अब वो क्या करेगा, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करेगा। जो भी कोचिंग सेंटर उसकी तैयारी करवा रहा होगा वहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, या ऑनलाइन खरीद लेगा जो भी खरीदना है। बट अब गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं सीजीएल दे रहा हूँ, मेरा मकसद है कि मैं लगूँ इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, मेरे को तो एक्साइज लगना है जी, नाम तो बड़ा है ही, नीली बत्ती की गाड़ी चाहिए अपने को। समझ रहे हो? तो बंदा क्या करेगा, सीजीएल के प्रिपेयर करना शुरू करेगा। अब सीजीएल का एग्जाम नॉर्मली जो है वो अप्रैल मई के आसपास आ जाता है, जून मैक्सिमम जाएगा। उसके फॉर्म भरे जाते हैं फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास जनरली फॉर्म भरे जाते हैं। ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए। अब कोई बच्चा भी अगर उसकी तैयारी करेगा तो ज्यादातर की आदत पता है क्या होगी, वो फरवरी के आसपास जब फॉर्म भरना शुरू करेगा, वो तैयारी भी तभी शुरू करेगा। तो 3-1 महीने तैयारी करेगा, एग्जाम आ जाएगा। इस बात की कितनी संभावना है कि एक बच्चा 3 ही महीने तैयारी करे, शुरू ही करे, और उसके जस्ट बाद उसका एग्जाम निकल जाए? कम है, जीरो तो नहीं है। कोई तैयारी करेगा ठीक तो निकाल तो देगा, बट चांसेस कम है। तो अगर किसी का सीजन निकल गया, प्री तो बेस्ट है, मेंस अभी जाना है जो उससे ठीक ठाक टफ होएगा, जिसमें फिर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, लगभग महीने भर का। बट अगर प्री रह जाता है, जो कि फ्रेशर के साथ अक्सर होता है, तो तुम्हें क्या लगता है वो दोबारा सीजीएल के लिए कब तैयारी करेगा? अगली साल, या फेल होते ही वो जुट जाएगा? फेल होते ही जुट जाएगा, कितने दिन? ज्यादा से ज्यादा निकालेगा वो 20 दिन। 20 दिन के बाद ठंडा हो लेगा, क्योंकि बस बहुत हुआ जी, अब अगली साल है पेपर है, क्या करूं इतने टाइम। तो फिर वो वापस से धीरे धीरे या तो कोचिंग ही छोड़ देगा, या घर बैठ जाएगा, या थोड़ी सेल्फ स्टडी करेगा नॉर्मल। बट वो वापस एग्रेसिव कब होएगा? वापस से वही लास्ट के 3 महीने। क्योंकि आदत वही है ना, हमेशा स्कूलिंग कैसे करी आपा ने, ऐसे ही तो करी है। पूरे साल नॉर्मल टाइम निकालो, और जब पेपर आ जाए तब अपने सेक्शनल दो, तब सब्जेक्टिव दो, तब प्री बोर्ड्स दो, तब करो, है ना? तो आदत तो वही हो रखी है। अब इस बार फिर जब दोबारा सीजीएल में बैठेगा, तुम्हें क्या लगता है उसकी 1 साल की तैयारी है? फिर से वही 3 महीने की तैयारी है। समझ आ रहा है गलती क्या है? ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने सीजीएल दिया और उसके जस्ट बाद मेरे पास और 4 एग्जाम है, तो मेरे पास ठंडा पड़ने का टाइम ही नहीं है। मेरे को जस्ट पता है कि महीने बाद एक और एग्जाम आना है, उसके 15 दिन बाद फिर और आना है, 2 महीने बाद फिर और आना है। तो बंदा जो है वो एक्टिवली लगा रहता है। अगर इस दौरान उसका एक भी एग्जाम ना भी निकले, तो भी जब दोबारा सीजीएल में बैठेगा, तब तक वो तैयारी तो कंटिन्यू है। और इस बात की भी पूरे पूरे चांस है वो उससे पहले एग्जाम निकाल देगा कोई ना कोई। और एग्जाम निकल जाए, बट पहला प्यार तो सीजीएल है, अब क्या करूं? तो कुछ नहीं है, ज्वाइन कर लो। जिस दिन वो निकल जाए उसको छोड़ दियो, वो रख लो। कम से कम अपनी तैयारी तो स्पॉन्सर कर लो, सारा पैसा क्यों घर से लेना? और जो बंदा कोई और एग्जाम निकाल सकता है, वो दूसरा एग्जाम पक्का निकाल सकता है। कईयों को लगता है सर जी ज्वाइन कर लेंगे तो उसकी तैयारी रुक जाएगी, नहीं रुकती भाई। किसी ने कोई अगर एग्जाम निकाला है, तो कच्ची तैयारी से निकला होगा क्या वो? ऑल इंडिया लड़ रहे हैं आपा। अब अगर किसी का एग्जाम निकला है, तो वो बौद्धिक रूप से वैसे भी अच्छा मजबूत बच्चा है, अब तक उसकी तैयारी हो गई है, तो नेक्स्ट पेपर वो थोड़ी तैयारी के साथ भी निकाल सकता है, क्योंकि हो तो रखी है, अब तो रिवीजन पे है वो।
तैयारी में ये बहुत जरूरी है। हम लोग रिजल्ट किस बेस पे निकाल पा रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा कारण यही है कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो हम लोग ना करते करते अगर इतने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकी गिनती करना जरा, मरे से मरे ये 20 से 25 एग्जाम जाएंगे। इसका मतलब अगर एक बंदा ठीक से तैयारी करना चाहे, अब इनमें से +2 लेवल पे ये है, बस ध्यान रखना, बाकी सारे +2 लेवल पे नहीं है। ईएसआईसी भी +2 लेवल पे काम करवा देता है, ठीक है। एनटीपीसी यार ना, एक तो मेरे को इस पर भरोसा नहीं है, रामखोर रही, मेरे को जमा पसंद नहीं है यार ये रेलवे वाले। ये मेरे टाइम में तो मैंने बहुत देखा है, फॉर्म भरवा लिए 3-3 साल, पता ही नहीं है पेपर कब आएगा। लोग भूल जाते हैं कि हमने फार्म भरा हुआ था, फिर किसी दिन एक दिन कॉल लेटर आता है, बोल जी आपका 15 दिन बाद पेपर है। बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता, बोल जी मेरे तो खेती खाती संभालनी शुरू कर दिया, अब क्या का पेपर है, चेक करो तो बोल जी आपने 4 साल पहले एक फार्म भरा था, उसका पेपर अब है। अब वो मसा तो पेपर लेंगे, ले लेंगे तो रिजल्ट नहीं देंगे। तो आरआरबी ना बहुत अच्छा रेपुटेड डिपार्टमेंट नहीं लगा मुझे। अब हो सकता है पिछले 2-3 साल से थोड़ा 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 इन लोगों ने क्या है, मतलब बेटर कर दिया चीजें, तो हो सकती है। अदरवाइज बॉस इन्होंने बहुत तंग किया, इन्होंने कोई अच्छे काम नहीं करे, इन्होंने हमेशा तंग करा। बट +2 लेवल पे जितने एग्जाम्स हैं वो उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम है। तुम में से कोई भी अगर +2 बेस पे एग्जाम क्रैक करना चाह रहा है, भाई एक तो फर्दर स्टडीज के लिए हो गया, जैसे क्लैट हो गया, सीयूटी हो गया, इन सब के लिए जाना है, वो एक केस है। बट जो लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, ये लोग एक चीज मेक श्योर करें कि +2 बेस पे नौकरी जरूर ज्वाइन करनी है अगर जरूरत है घर में तो, बट वहां फंस के मत रह जाइए। क्योंकि +2 बेस पे जितनी भी जॉब्स हैं, उन जॉब्स में आपका प्रमोशन एक लेवल तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, सारी उम्र वहां नहीं रहना चाहोगे तुम। इसलिए जो लोग भी +2 बेस पे लग जाते हैं उन लोगों को ग्रेजुएशन साइड बाय चलाते रहो, जिस दिन ग्रेजुएशन हो जाए फिर दूसरे फॉर्म भरने शुरू कर दो ताकि ग्रेजुएशन बेस लग सको। एक ना बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, सीएचएसएल है जैसे, सीएचएसएल की पोस्ट जो है वो मिनिमम नीचे से नीचे शुरू हो जाती है, मतलब यूं मान लो ग्रुप डी के आसपास की मान लो, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं वो, यूं मान लो कि ग्रुप डी से ऊपर होते हैं, क्लरिकल से नीचे होते हैं, वहां से शुरू होती। तो जहां से सीएचएसएल ज्वाइन करता है और जिस मुकाम पर पहुंचता है, सीजीएल वहां से मिनिमम स्टार्ट करता है। यानी इनके प्रमोशन जिस उम्र भर में जहां पहुंचेंगे, सीजीएल की मिनिमम जॉब वहां से शुरू होती है। और सीजीएल वालों की उम्र भर में जो प्रमोशन होके पहुंचेगी, यूपीएससी वहां से शुरू करता है। ये एक ही डिपार्टमेंट में लगते हैं तीनों, सेम डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके, बस लेवल अलग अलग है कि यहां से नीचे ये, यहां से ऊपर ये, यहां से ऊपर ये। इसीलिए बड़े सारे लोग ना हमारे टाइम में तो बोला करते थे, आजकल कोई बोलता है कि नहीं बोलता, सीजीएल को सारे मिनी यूपीएससी बोला करते थे, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट में चलते हैं, सेम डिपार्टमेंट है, सेम काम है। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर लगा लो, ये तो नॉर्मल लग गए, इंस्पेक्टर लग गए, ऑफिसर्स लग गए, जो भी लग गए। ये जहां प्रमोशन जाके रुकते हैं आईआरएस, वहां यूपीएससी शुरू करती है, फिर उसके बाद फर्दर यूपीएससी और आगे आपको लेके जाएगी। डिफरेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ये सब में आता है ना। तो एक तरीके से ये एक ही हायरार्की है। ज्वाइन करना एक चीज है, ज्वाइन करो, कोई मना नहीं है, घर के हालात देख लो, खुद की पॉकेट मनी निकालनी हो, कुछ भी ज्वाइन कर लो। बट ध्यान रखना, जो लोग भी सीएचएसएल के बेस पर यानी +2 बेस पे कभी भी कहीं नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोगों ने कभी भी उस नौकरी को आखिरी नौकरी नहीं मानना, नहीं तो परेशान हो जाओगे जीवन भर। वो लोग अपना +2 बेस पे लग जाओ, जिस दिन ग्रेजुएशन हो जाए फिर ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर दो, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओ उस जॉब को छोड़ देना, बाकी आगे निकल जाना, और बहुत एज मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी। ठीक। तो हम लोग जो ये सिलेबस करने वाले हैं जितना भी है, इस सिलेबस में हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे। हमारा मेन मकसद है कॉम्पिटिटिव मैथ कवर कर देना, उसके बाद मर्जी कोई एग्जाम देना वो दे दो। ठीक, पक्का क्लियर है? ओके। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो एडवांस मैथ है ये सेम टाइम में नहीं होगा, इस बैच में हम लोग सिलेबस पूरा करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से लेके परमोट इससे मेंसुरेशन तक। फिर ये वाला कब चलेगा, इसका आज से ही नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तुम में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री से कंटिन्यू कर सकता है, आज से नया बैच इसका शुरू मान सकते हो। क्योंकि मैं जनरली या तो ज्योमेट्री में एंट्री देता हूँ या ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंट्री देता हूँ या अलजेब्रा में देता हूँ, मेरी फेवरेट तो यही है कि मैं सिर्फ यहाँ एंट्री दूं, ज्योमेट्री में और अलजेब्रा में, क्योंकि रोटेट होता रहता है।
ज्योमेट्री होगी, फिर कोऑर्डिनेट होगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, फिर उसके बाद अलजेब्रा आ गया, फिर वापस ज्योमेट्री आ गई, फिर कोऑर्डिनेट आ गई। ये चलता रहता है। फिलहाल इस बैच का टाइम 3 बजे का। तुम में से किसी का भी मन हो इसको कर सकता है। लगभग यूं मान लीजिए 1.5 से 2 महीने में, हर 2 महीने में इसका सिलेबस खत्म होता रहता है, रोटेट होता रहता है, हर 2 महीने में ये पूरा होता रहता है। जिसने जब ज्वाइन करना हो तब कर सकते हो। 3 बजे इसकी टाइमिंग है। थोड़े टाइम में हो सकता है सुबह 8 बजे भी शुरू कर दिया जाए, वो देख लेंगे। वो मैं बता दूंगा, जैसे आज अनाउंस कर रहा हूँ उस दिन भी अनाउंस कर दूंगा। तो तुम में से कोई भी ऐसा है जो एसएससी के किसी एग्जाम के लिए जाना चाह रहा है, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, यानी इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए जाना चाह रहा है, वो लोग एडवांस मैथ आज से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे इसकी क्लास रहेगी, सिंपल। ठीक। तो एग्जाम को लेकर के, सिलेबस को लेकर के कोई भी सवाल मन में हो तो पूछ लो। कुछ भी मन में नहीं रखना। तैयारी से पहले दिमागी तैयारी जरूरी है। मन से पता होना चाहिए कि मैं किस फील्ड में आ रहा हूं, क्या पंगा लेने जा रहा हूं, काम का है भी कि नहीं है, क्योंकि इस तैयारी का डिग्री नहीं मिलता, पता है ना तुम्हें। तुम किसी को बता नहीं सकते कि मैंने तो बैंक की तैयारी कर रखी है जी, ये देखो मेरा डिप्लोमा। कंप्यूटर का बेसिक करने का डिप्लोमा मिल जाता है, तैयारी का कोई डिप्लोमा नहीं मिलता। तो ये कोई काम नहीं आने वाली जब तक तुम लग नहीं जाओ। तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ ना, तो ये तैयारी कोई काम की नहीं है। तो असली मकसद है एग्जाम क्रैक करना। उसके लिहाज से पूछ लो कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि ये पूछने का है, कवर करो इसमें से कुछ भी। नहीं, कोई सवाल नहीं आते दिमाग में, इतने ब्लैंक दिमाग कर लिया तुमने, कोई सवाल नहीं है पक्का। वाह जी वाह। चलो फिर आप शुरू करते हैं मैथ। तो देखो, मैथ को लेकर के कुछ चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। सिलेबस पूरा करने में हम लोगों को आराम से 4 महीने, 3.5 महीने से 4 महीने के करीब का समय लग ही जाता है। वीकली हम लोग मंडे टू सैटरडे क्लास लगाया करेंगे, इसी टाइम में लगेगी, टाइम नहीं बदलेगा, रोज यही रहेगा बैच का टाइम। मान लो कि अगर आप मैथ के लिए आ रहे हो, तो मैथ के लिए एक तरीके से अगर ये 10 बजे क्लास है तो 10 बजे ही रहेगी, रोज नहीं बदलेगी कभी भी। बाई चांस कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं जाना माना पड़ गया, किसी दूसरे टीचर से कम्युनिकेट हो गया, तो बाई चांस स्विच हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके लिए पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अदरवाइज चांस बहुत कम है। इस टाइमिंग में तो कभी भी नहीं हो पाती। ठीक है। छुट्टी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे बैच में शायद रक्षाबंधन आ जाए तो उसकी मिल सकती है, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। संडे ही छुट्टी है, बाकी कोई छुट्टी नहीं। बीच में तुम सोचो कि ताना बैसाखी की छुट्टी मिलेगी, है ना, कोई छुट्टी छट्टी नहीं है। कोई 15 अगस्त की छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं है। 26 जनवरी कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टियों के नाम पे पूरे सेंटर पे 2 ही बार छुट्टी मिलती होती है, होली और दिवाली पे, और कोई छुट्टी नहीं। और वो भी इसलिए क्योंकि हमें घूमने जाना होता है, और कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी लेनी है तो अपना तो एक ही तरीका है, सरकारी छुट्टी लो। मेरे वाली छुट्टी का क्या करोगे, या तो पे करके बैठे हो, वहां तो तनख्वाह मिलनी है। तो जो अपने पे कर रखा है उसको तो ज्यादा पूरा करोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं है। पता चले सेंटर हर थोड़े थोड़े दिन में छुट्टी करी जा रहा है, तो तुम्हें लग रहा है ले यो सही हो गया, सही सिर हो गया, तारा टाइम खाने लग रहा है वो, तुम्हारे पैसे की छुट्टी मार रहा है। ठीक है। तो छुट्टी वुट्टी नहीं मिलने वाली, आराम से 3, 3.5, 4 महीने में हमारा सिलेबस हो जाएगा। इस सिलेबस को करवाते वक्त मैथ को मैं स्पेसिफिकली इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं ये मान के चलूंगा कि तुम मैथ में घोर लेवल पे जीरो हो, तुम्हें आता जाता नहीं कुछ। और 10th के बाद जो भी तुमने मैथ के बाद पढ़ा, 10th तक तुमने मजबूरी में पढ़ा डंडे के चक्कर में, नहीं तो बोर्ड पास नहीं होते। और 10th के बाद तुम भग गए मैथ छोड़ के। मैं ये मान के चलता हूं, मैं मान के चलता हूं तो मैथ जमा नहीं आता। बट इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बात और मान के चलता हूं मैं, कि तुम्हें नहीं आता बट तुम सीखना चाहते हो। अब अगर ये गलती हुई तो फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका। तुम्हें आता नहीं है एक चीज है, पर तुम सीखना नहीं चाहो, फिर मैं तारा क्या कर लूं, नहीं कर पाऊंगा ना कुछ भी। इसलिए मेक श्योर करे कि मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें मैथ आता नहीं है, और तुम ये भी मान के चलना कि तुम मैथ सीखने ही आए, बाकी का काम मेरा है। वो मैं अपने आप देख लूंगा। मेरे पास हर साल ऐसे ही बच्चे आते हैं। 15 साल हो गए मेरे को इसी काम में मत्था मारते हुए, सेम ही काम करवा रहा हूँ। ठीक है। निरे पेपर निकाले हैं मैंने, मेरे को पता है कि कैसे निकलते हैं अच्छे से।
खुद भी निकाले हैं, बच्चों के भी निकाले हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं। अच्छे से पता होता है किस पेपर में क्या आना है, किस लेवल के क्वेश्चन आने हैं। तो मैं तुम्हें इस बात की नियरली श्योरिटी दे रहा हूं, जो करवाया जाएगा उससे बाहर एक अक्षर नहीं आएगा। जो करवाया जाएगा उसके लेवल से बाहर एक अक्षर नहीं आएगा। ना तो उस टॉपिक से बाहर, उस दायरे से बाहर आएगा, ना ही उस लेवल से, जिस लेवल का हम कर लेंगे उस लेवल से हाई आएगा। उसके बाद अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब तुमने प्रैक्टिस में कमी छोड़ी। ठीक है, तो ये चीज मैं अपने आप देख लूंगा, तुम्हें उस चीज की सिरदर्दी नहीं लेनी। तुम्हें इस बात की कभी सिरदर्दी नहीं लेनी कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता जी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता, मेरे को आता, मैं आपको सिखा दूंगा। तुम्हें किस चीज की सिरदर्दी लेनी है? तुम्हें दो तीन चीजों की लेनी है। पहला, जब भी क्लास में कुछ समझ नहीं आए चुपचाप पूछ लो। और चुप्पी का मतलब कि तुम्हें समझ आ गया। ध्यान रखना, तुम अगर कुछ नहीं पूछोगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे पढ़ाएड़ा तारा गजब समझ आ रहा है, तुम बोल नहीं पा रहे, तुम मंत्र मुग्ध हो गए कि वाह क्या पढ़ाया है। मैं मेरे पढ़ाएड़े पे क्यों शक करूं? यूं थोड़ी है कि बालक चुप है तो इसका मतलब उनके समझ नहीं आया होगा ना। मैं ये मान के चलता हूँ समझ आ गया होगा तभी तो चुप है। समझ नहीं आया था तो पूछ ही लेता। छोटी सी क्लास है, और ये आखिरी बैच है इस साल का जो छोटा है। बस, और ये भी बढ़ेगा, तुम घबराओ नहीं, इतने नहीं बचोगे, धीरे धीरे ये भी बढ़ जाएगा। ये आखिरी छोटा बैच है, इसके बाद बैच होने पैक। इतने छोटे बैच में नहीं पूछ सकते तो बाद में कभी नहीं पूछ पाओगे। भाई कई बार इतने में शर्म आ जाती है, सर जी मैं कैसे पूछूं जी। पूछ इतना क्या है, इतने साल हो गए पढ़ते ना, अपन सवाल ही पूछे हैं आज तक। बचपन से लेकर आज तक किसी एक काम का एक्सपीरियंस है तो वो तो पता है किस चीज का तुम्हारे को? पढ़ने का। कोई और दूसरा काम जो तुमने इतने साल करा हो, फर्स्ट क्लास में लगा देते 4 साल। और तुम +2 के हो, इसका मतलब तुम मरे से मरे 17 साल के हो, है ना? 16 से 17 साल के हो तुम, अगर +2 पास कर रखी है तो। उस 17 में से तुमने 3 साल घर बिताए होंगे। उसके बाद घर के अंटा पै दिया, बोले इन्हें ले जाओ, ये घर तंग करने लग रहे हैं, स्कूल भेजो इनको। बचपन से ही चाहते थे कि हम IAS ऑफिसर बने, तो सीधा बोले नर्सरी नहीं तो प्री नर्सरी से ही ले जाओ इनको। तो कम से कम तुम्हें 13 से 14 साल का पढ़ने का एक्सपीरियंस है, मेरे बराबर ही है। तुमने स्कूल में दाखिला लिया था, मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया था। अब लगाओ हिसाब, और जो ग्रेजुएट है उनको और 2-3 साल का एक्सपीरियंस। तो तुम पूछ लोगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है तुम्हारा? क्लास में जहां समझ नहीं आए पूछ लो। ये मत सोचना कि क्लास पीछे हो जाएगी जी, डिस्टर्ब हो जाएगी जी, बाकी क्या सोचेंगे, बाकी गए बाढ़ में, अपन लेने देना बाकियों का कुछ। टीचर क्या सोचेगा, टीचर ने क्यों सोचना है? टीचर का काम ही यही है कि बताना है। तुमने मेरे को पे ही इस बात के लिए किया, तो मैं नहीं सोचता। और मैंने सिली से सिली डाउट हमने हमेशा देखे हैं। तो तुम ये सोचना मत कि सर जी ये तो इतनी छोटी चीज के पूछूं। नहीं पता तभी तो पूछ रहे हैं ना, धक्के से कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता होता। तो तुम इस बात की बेफिक्र रहो। मैं तो तुम्हें कभी जज करूंगा नहीं, तुम खुद को जज करके बैठे हो तो अलग बात है। सिंपल। तो तुमने पहला काम करना है पूछना। दूसरा काम पता है क्या करना है? आसान सा, जो चीज समझ आ जाए उसके ठीक से नोट्स बना लो ताकि घर जाके ढंग से लिखा जा सके। और जितना होमवर्क दिया जाए बस उतना कर लो, जैसे कहा जाए वैसा कर लो। आने वाले 5 से 6 महीने में कोई मर्जी एग्जाम निकाल लेना जो हमने ये लिखे हो। कोई थोड़ा ढंग से निकालेगा तो 3 से 4 महीने में भी निकाल देगा। हर साल हमारे पास नए बच्चे आते हैं जो चलते सिलेबस में लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम 2 साल बाद लगोगे, 3 साल बाद लगोगे, 4 साल बाद ना। इनफ होता है, बस तरीका जो कहूं वैसे करते रहना कृपा करके। एक छोटी छोटी और दे रहा हूं, कभी भी इतना होमवर्क नहीं दिया जाएगा कि घर जाके तुम्हें 2 से 3 घंटे से एक्स्ट्रा लगे, सारे सब्जेक्ट्स का मिला के। मैथ मैथ का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का मिला के। स्टार्टिंग जब हो रही होती है ना तैयारी की, हद मार के तुम्हें घर पे काम करना होगा 2 से 3 घंटे। हद मार के 2 से 3 घंटे, इतना तो चला ही सकते हो। 24 घंटे का काम नहीं बोल रहा हूँ, चिंता ना करो। 10-10 12-12 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब सिलेबस हमारा मिड में आ जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो हद मार के 3 से 4 घंटे का काम होगा। हद मार के। जब सिलेबस पूरा हो रहा होगा यानी हो चुका होगा, तब भी खींच के 4 से 5 घंटे का काम होगा। खींच के। सारे सिलेबस हो चुके होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के हो चुके होंगे, तो भी घर जाके 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना। अब ये 4-5 घंटे कितने होते हैं? 4-5 घंटे इतने होते हैं कि क्लास से फ्री हो गए,
जाओ कि मैं रेस्ट वेस्ट कर लो, पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो, लेट जाओ घंटे 1.5 घंटे, फिर उठ के 2 1 घंटे पढ़ लो, फिर अपने बीच में कोई फोन चला लिया, घूम फिर आए, फिर सोने से पहले 2 1 घंटे और पढ़ लो, इतने हुए। 4 घंटे ज्यादा नहीं होते। इतना तो कर ही सकते हो। जब पीक चल रहा होगा ना पेपर से जस्ट पहले, तब भी खींच के 5 से 6 घंटे होंगे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इतना काम कर सकते हैं तो मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूं, अगले 4 से 5 महीने में आराम से हर कोई अपना एग्जाम निकाल के जा सकता है, और तसल्ली से, डोमिनेंस के साथ। जिन लोगों के बाई चांस एग्जाम थोड़े नजदीक हो सकते हैं, जैसे सीयूईटी का हो गया, बाई चांस कोई क्लैट का है तुम में से, उनके लिए थोड़ा सा समय कम है, उनको थोड़ा तेजी दिखानी होगी, बट उनका उतना कंपटीशन होता भी नहीं है। जितना कंपटीशन हम देखते हैं उतना कंपटीशन नहीं है बाई चांस उन लोगों के। क्योंकि अगर आप ये एग्जाम देते हो, बैंकिंग वैंकिंग ऑल इंडिया लड़ते हैं भाई लोग, पूरे देश का बच्चा लड़ता है। अब अगर आप जाओगे बाई चांस क्लैट में, तो क्लैट में जाने वाले लोग ही बहुत कम है कंपैरेटिवली, एज कंपेयर अगर कोई बैंकिंग में देखा जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग ना +2 के जस्ट बाद अपनी ग्रेजुएशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, क्लैट तक की जानकारी मैक्सिमम लोगों को है ही नहीं। तो जो कंपटीशन है वो बहुत थोड़ा है और अर्बन है। ऐसे ही सीयूटी की जो तैयारी है उसमें दो तरीके से कम हो जाता है। एक तो लोकल लेवल पे जो कॉलेजेस खुले हैं, हर कोई उसमें जाना चाह रहा होता है, बहुत बड़े और अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटी में ज्यादातर का सपना ही नहीं होता, सपना ही नहीं होता, जाना तो दूर की बात है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहां कंपटीशन कम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऑल इंडिया बहुत कॉलेजेस हैं, तो बहुत वैकेंसी है, एक चीज। दूसरा, ट्रेड वाइज भी, भाई आर्ट्स का, है ना, उसके अलावा साइंस के, कॉमर्स के जो स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम वाइज भी क्या है, कंपटीशन डिवाइड हो जाता है। इसलिए उतना कंपटीशन जो है वो इन एग्जाम में नहीं है, तो जो लोग इस लेवल के एग्जाम दे रहे हैं उनको इतनी ज्यादा इंटेंस तैयारी की भी जरूरत नहीं है, वो इनसे कम में भी काम लग जाए। समझ आ गई बात? अब पूछो क्या पूछना और। कुछ भी और पूछने का? नहीं? पढ़ना शुरू करें? बोर हो गए तुम? बोरियत चलेगी तुम्हारी लगभग लगभग इसी हफ्ते। शुरू के कुछ दिन होता है तंग करते, ना टीचर समझ आ रहा होता, ना बेंच समझ आ रहे होते, ना माहौल समझ में आ रहा होता। धीरे 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 3 से 4 दिन में, 5 दिन में सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। अपन लोग मैथ शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। जो चीज ना समझ में आए साथ साथ क्लियर करते जाना। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ हमारा पूरा मैथ वैसे ही जाएगा। एज सच मैं ना तो प्योर इंग्लिश में लेके जाने वाला हूँ, ना इसको प्योर हिंदी में लेके जाने वाला हूँ। ये बायलैंग्वेज है, ऐसा ही रहेगा। तीसरी भाषा मेरी बीच बीच में निकल जाती है, बागड़ी में इलाज नहीं है। मतलब क्या करूँ, मेरी खुद की भाषा है, खुद का सेंटर है, इसलिए चल जाता है। ऊपर से पुराने हो गए है, नए नए होते थे तो बड़े संस्कारी होते थे। धीरे 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 क्या है कि पुराने होते जा रहे हैं, तो पता है कि ये चीजें मैटर नहीं करती, मेन मैटर करता है लर्निंग। ठीक है। इस पूरे सिलेबस के दौरान हम कुछ भी अनवांटेड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। इस दौरान कुछ भी ऐसे तरीके नहीं करवाऊंगा। हो सकता है तुम्हें ऑनलाइन नेट वेट पे बहुत कुछ दिख जाए, बोल सर जी ऐसे करवा दो जी, ना। अगर मैं वो नहीं करवा रहा हूं तो उसका एक ही कारण है, वैसा कुछ पेपर में नहीं आता। हम लोग उतना ही काम करेंगे जो पेपर के लिए रेलिवेंट है। जो चीज पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है, उसमें से मैं एक सिंगल डॉट भी नहीं लगवाऊंगा तुम्हारे, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। चलो थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं। जो चीज समझ नहीं आए साथ साथ क्लियर करते जाना, जहां डाउट लगे वहां क्लियर करते जाना। तो ये है हमारी नंबर लाइन। पूरा का पूरा मैथ जो है वो नंबर्स पे ही डिपेंडेंट है, तो ये है हमारी नंबर लाइन। एरो लग रही है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है दोनों तरफ। जर्नली इसका मिड पॉइंट जो है वो जीरो को माना जाता है। ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे नंबर सेट हो सके उनको नंबर लाइन बोल देते हैं। ठीक है। जीरो की जब आप राइट साइड जाएंगे, ठीक है, राइट का क्या मतलब है और लेफ्ट का क्या मतलब है, तो बहुत सिंपल चीज याद रख लेना। राइट और लेफ्ट मैथ में जो है वो फिक्स रहता है, रीजनिंग में बदलता रहता है। मैथ का राइट कौन सा राइट है? जो आपका राइट है वही राइट है। आपका राइट कैसा? कि ये मेरी कॉपी है, मेरा इसके साथ सामने मैंने मुंह कर लिया, अब मेरा राइट ये है तो यही राइट है, ये लेफ्ट है, बात खत्म। पूरे मैथ में ऐसे ही चलेगा, कभी भी दोबारा चेंज नहीं होगा। रीजनिंग में बदलता रहता है, आपने फेस किधर कर लिया, राइट बदल जाएगा, लेफ्ट बदल जाएगा, वो सब चलता रहता है, वो अपने आप टीचर देख लेंगे। ठीक है। मैथ में कोई टेंशन नहीं है। तो जब आप राइट साइड बढ़ते हैं यानी राइट साइड जाएंगे,
तो आपके नंबर बढ़ेंगे, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। इनफाइनाइट का मतलब बस चलते जाओ, जहां तक मन करे चले जाओ। ठीक है। ऐसे ही जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो भी आपके नंबर बढ़ते हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, अप टू इन्फिनिटी। दोनों ही तरफ नंबर बढ़ते हैं, पर दोनों तरफ सेम सेम तो नहीं होते, या सेम होते हैं? सेम तो नहीं होते, दोनों तरफ अलग अलग होते हैं। ठीक बात है ना? तो जो राइट साइड वाले हैं वो कैसे होंगे, और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव। ये नेगेटिव है। जम गई बात? राइट साइड वाले हमेशा होंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले होंगे हमेशा नेगेटिव। ठीक। अब नंबर लाइन की एक खास बात रहती है, आप जहां खड़े हो, कहीं मर्जी खड़े हो जाओ इसके ऊपर जाके, जहां भी आप खड़े हो, आपकी राइट साइड वाला बंदा आपसे बड़ा होगा, लेफ्ट वाला आपसे छोटा होगा। समझो, मान लो मैं यहां खड़ा हूं 3 पे, तो 3 के राइट कौन है? 4। तो 4 3 से बड़ा है, और 2 जो है वो 3 के लेफ्ट में है, तो 2 जो है वो 3 से छोटा है। जमी बात? ऐसे ही मान लो मैं -4 पे खड़ा हूं, तो -4 के राइट कौन है? -3, यानी -3 राइट साइड वाला बड़ा है -4 से, और लेफ्ट साइड वाला यानी -5 छोटा है। इसीलिए तुम एक छोटी बात सीखते हो हमेशा मैथ में, और वो कौन सी? कि माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे तो नंबर बढ़ेंगे, और लेफ्ट साइड हमेशा छोटा ही होता जाएगा, तो जितने बढ़ते जाओगे उतने छोटे होते जाओगे। समझ आ रही है बात? पक्का? ओके। अब ये जो नंबर्स हैं 1 से लेके आगे तक के, यानी इनफाइनाइट तक के, ठीक है, इन नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कैटेगरी बनानी जरूरी है, सारे नंबर को एक कैटेगरी में नहीं रख सकता, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। समझ रहे हो? जैसे अगर हम सिंपल कहना चाहें, तो धरती पे जो कुछ भी मौजूद है उसमें से कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ मुर्दा हैं। इतना कह के सब चल जाए तो चल जाए, बट हम उसमें भी तो कैटेगराइज करेंगे कि कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से जानवर हैं। फिर जानवर में हम करेंगे 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, इंसान अलग हैं, जानवरों में भी शेर अलग हैं, कुत्ते बिल्ली अलग हैं। कैटेगराइज किया जा रहा है ना? क्यों किया जाता है? आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। हम लोगों ने नाम क्यों रखे होंगे अपने? इंसान की प्रगति में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही है, लैंग्वेज। बट लैंग्वेज में भी एक चीज और बहुत कमाल की रही है, एक दूसरे को नाम देना। नाम क्यों दिए जाते हैं? ताकि एक पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सके कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इसलिए नाम दिए जाते हैं। भाषा भी ऐसे इजाद होती है। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं इसको बोल दूं कि पेन है, तो कंफर्म है कि जब भी मैं पेन बोलूंगा तुम इसको पेन बोल सकते हो, इसको तो नहीं बोलोगे। ये तो पेन नहीं है, नहीं है ना ये पेन। तो अगर बच्चे को कहे कि पेन ले आ, और उसको मालूम नहीं है कि इनमें से पेन कौन सा है, तो फंस गया ना। समझ आ गई बात? सेम ऐसे ही जब भी आपको किसी चीज को नाम देना है, तो उस नाम का मकसद क्या होता है? उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, ताकि भविष्य में जब मेरे को उसको यूज करना हो तो मैं आसानी से उसको यूज कर पाऊं। समझ रहे हो? इसीलिए हमने हर चीज को आइडेंटिफाई कर रखा है। बॉटल हुआ, बटन हुआ, एसी हुआ, लाइट हुआ, वायर हुआ, कपड़े हुए, जूते हुए, हर चीज को हमने नाम दे रखा है। और कोई भी सब्जेक्ट जब सीखा जाता है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, तो हमेशा सबसे पहले उस सब्जेक्ट की शुरुआत कहां से होती है? इन्हीं नामों से होती है, कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे जो बच्चा एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए आरआरबी का मतलब एक ही है, रेलवे। और जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए आरआरबी का एक ही मतलब है, ग्रामीण बैंक। साइंस के बच्चों के को की अपनी वो कैब है ना?
कॉमर्स वालों की अपनी है, कॉमर्स के अपने चुटकुले हैं, साइंस वालों के अपने चुटकुले हैं। वो डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन के साथ, उनके साथ आइडेंटिटी जुड़ जाती है। सिंपल। तो हम ये जो कैटेगराइज करते हैं ना कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कई बार ये लगता है कि कर क्यों रहे हैं यार, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी ना हो। ठीक। अब इसमें अगर जीरो और इंक्लूड कर दें तो होल नंबर, अगर इसी में नेगेटिव और ले लें तो बिल्कुल सही है, इंटीजर्स। इनको हिंदी में प्राकृत संख्याएं कहा जाता है, ये पूर्ण संख्याएं हैं और ये पूर्णांक है। ठीक है। तो इंटीजर को पूर्णांक कहने का एक बेसिक मतलब ये है कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो विदाउट पॉइंट के होते हैं। ठीक है, विद आउट पॉइंट। ऐसी कोई संख्या जिसमें पॉइंट ना हो, जिसमें डेसिमल ना हो, उसको कहेंगे इंटीजर्स। वो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब तुम ध्यान दिया हो तो मैंने माइनस अलग बोला है, प्लस अलग बोला और जीरो अलग बोला है। तो जीरो क्या पॉजिटिव नहीं होता? तो जीरो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, जीरो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ही नहीं है। तो ना वो पॉजिटिव में जाएगा ना वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक बात है। चलो, तो लगभग सारी चीजें हमारी आज की एक बार के लिए हम निपटा रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू वाले दिन ना तुम्हारे आधी समझ में आएगी आधी नहीं आएगी। कल मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, कोई बात नहीं, बट एक जरूरी बात के साथ मैं समाप्त करूंगा। मान लो तुमने बड़ी मेहनत से ढूंढ ढांड के और एक अपनी फेवरेट गोलगप्पे की दुकान फाइनल कर ली कि यहाँ के गोलगप्पे मुझे बहुत ही पसंद है। तुम अपने केस में कुछ और मान सकते हो, बर्गर मान सकते हो, है ना। तुम गोलगप्पे वाले के पास गए, पैसे दिए, और जैसे तुम बनवाते हो वैसे बोल दिया उसको, है ना। सूजी वाले अलग पैक कर देना, आटे वाले अलग पैक कर देना, थोड़े से आलू एक्स्ट्रा डालना, लाल चटनी भी दे दो भैया, है ना, मीठा पानी अलग कर देना, नमकीन अलग कर देना, और बढ़िया पैक करवा के वहीं छोड़ के चले गए। कैसा लगेगा? कभी करा है ऐसा? करने का मन है? कोशिश भी करोगे? बाई चांस कभी हो भी गया हो तो भाग के वापिस जाओगे। ठीक बात है। पता है पढ़ाई के साथ हम रोज ऐसा करते हैं, हम ढूंढ ढांड के चार जगह ट्रायल लेके इधर उधर पूछेंगे कि उनका सेंटर किसा का है, उनका कैसा है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। पूरा मोल भाव कर कर आके मसा एडमिशन लेते हैं। किस चीज के लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ने का मतलब, पढ़ाई का क्या मतलब होता है? लर्निंग। लर्निंग का मतलब जो चीजें हमें नहीं पता या हमारी कमजोर है या कच्ची है, उनको जानकारी इकट्ठी करनी होती है, वो जानकारी लेके जाना। तुम्हें लगता है वो जानकारी दिमाग में चली जाती है बिना लिखे? नोट्स पता है क्या काम करते हैं? नोट्स वही काम करते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि तुम ढूंढ ढांड के सेंटर ढूंढोगे, ये अच्छा है वो अच्छा है, इनके पास जाएंगे उनकी फीस कम है, उनके ज्यादा क्लास लगती है, इनकी ज्यादा क्लास लगती है, इनके टीचर एक्सपीरियंस है, उनके रिजल्ट अच्छे हैं, इनका ये है उनका वो है। चार पैमाने जो भी तुमने बना रखे होंगे, तुम ढूंढ ढांड के देखोगे कि यहाँ मेरे घर के नजदीक पढ़ने लग रहा है ना, इनके साथ मेरी वाइफ मैच हो रही है, ऐसे कर कर आके तुमने आइडेंटिफाई करके एक सेंटर पकड़ा, क्लास में आए, बैठे और चले गए, लिख के एक अक्षर नहीं लेके गए। तो इसका मतलब तुम सारा ज्ञान यहीं छोड़ गए दीवारों के पास ही। तो जो जो लोगों को तुम में से नोट्स बनाने की आदत नहीं है, कृपा करके क्लास में से लिखने की आदत डालो, अदरवाइज ये यहीं रह जाएगा। तुम्हें क्या लगता है घर क्या जाएगा? सारा दिमाग में जाता है? कभी नहीं जाता, पॉसिबल ही नहीं। अभी अगला टीचर आएगा सब पिछला बुलवा देगा। रंजीत सर ने गजब करवा के भेजा होगा तार को, एक नंबर का काम। बचा कितना है दिमाग में?
लगभग 2 मील हो गया ना मेरे आने के बाद, मैंने कर दिया नास। मेरा वाला अगला टीचर खराब कर देगा और तब तक रंजीत सर वाला और 2 मील हो जाएगा, और अगला टीचर आएगा तब तक जमाई साफ हो लेगा। घर क्या पहुंचेगा? कुछ नहीं। इसलिए मेक श्योर करो, चाहे मेरे पास पढ़ो, किसी और सेंटर के पास पढ़ो, किसी और सेंटर कहीं मर्जी पढ़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ बेसिक आदतें हमेशा आपकी सही होनी चाहिए, जिनमें से पहली आदत सवाल पूछने की आदत डाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरता नहीं है सवाल पूछने से। ठीक है। दूसरा, लिखने की आदत डालो। लिखने का मतलब यूं नहीं हो कि जमा ही चेपम चेपो रखो, बट एटलीस्ट इतना जरूर लिख के जाओ ताकि आपने जो भी क्लास में सीखा है वो घर पहुंच सके। अगर घर जान ही नहीं लग रहा, फिर क्या करूंगा मैं यहाँ आके? खाली आती आऊं और खाली ही चला जाऊं, फिर घर सोए ना लूं? सोना ज्यादा बेटर नहीं है? आने में तंग और हुए। तो मेक श्योर करो आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक में हर इंफॉर्मेशन जाए, घर पहुंचे। और ट्रायल में भी हो सके तो लिखा करो। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये ट्रायल की क्लास है। अपने सेंटर पे ये बैच शुरू हुआ है, ये कोई ट्रायल का अलग बैच नहीं है। ये बैच शुरू हो गया, इसकी फर्स्ट क्लास है। कल सेकंड, परसों थर्ड एंड सो ऑन। कुछ सेंटर ने भी बड़ा मामला बना रखा है कि ट्रायल अलग टीचर से लगाएंगे, अलग बैच बढ़वा देंगे और फिर बोला जी हाँ जी समझ आ गया, चलो बैच तुम्हारा अलग है। ये क्या बकवास है? मैंने ट्रायल किसी और टाइम पे लिए, तो मेरे को टाइम कोई और दे रहे हो। मुझे जो सूट कर रहा था मैं उसी में तो आया था। और कई बार तो टीचर ही बदल देते हैं, ट्रायल किसी और से लगवा देते हैं, टीचर कोई और लगा देते हैं। ये क्या फंड है? और होता है ऐसा। अब इधर ऐसे कुछ नहीं है, ये बैच शुरू हो चुका है, ये इसकी फर्स्ट क्लास है, यूं मान लो। अब ये क्लास का पार्ट चल रहा है, तो कहीं तुम वैसे मिस मत कर जाना कि नहीं अभी तो शुरू होएगा बैच कभी। ऐसा कुछ नहीं है, शुरू हो चुका है। लिखने में कुताही ना बरतें, आपका नुकसान होने वाला है। अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें भी, पैसे देके समय लगा के कहीं बैठो फिर काम ना करो। तो चाहे मेरे सेंटर पे पढ़ो, किसी भी सेंटर पे पढ़ो, ये गलतियां मत करो। कभी नहीं करनी, किसी ने ये गलतियां नहीं करनी। कहीं भी पढ़ लो, इससे कोई फर्क पड़ता होता नहीं है। एट दी एंड तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं तो तुम में से तुम आओगे तो पढ़ा दूंगा, तुम्हारे बदले कोई और आ जाएगा तो उनको पढ़ा दूंगा, मेरा तो काम यही है। हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जितना हम लोगों ने आज तक सीखा है 15 सालों में, वो हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। बट उसको गेन करना, यूज करना, वो तो तुम्हारा काम है ना, मेरा थोड़ी है। हाँ, गलतियां मैं सारी बता दूंगा तुम्हें कि एक बच्चा तैयारी करते हुए क्या क्या गलती करता है। तो पहली गलती तुम में से कई लोग कर चुके हैं और आज ही सुधार लो तो अच्छा है, लिखने की आदत डाल लो। लिखने की आदत रहेगी, ज्यादा जल्दी सीखोगे, काम आएगा। ठीक। कल मिलते हैं। पानी वानी पियाओ, मुझे पता है बोर हो गए होंगे। नहीं होती बेटे, वो हम धीरे करवाते हैं हमेशा। जैसे अब ये करवा दिया, रुक गया मैं। लिखने का हमेशा टाइम देता है, हर टीचर टाइम देता है। पर नहीं लिखोगे तो उस कंसंट्रेशन का करोगे क्या? नहीं, वो साथ साथ चलता रहता है। लिखने का समय हर टीचर देगा। अपन लोगों के पास ना एक बड़े ही फायदे की चीज है, हम खुद ही हैं टीचर और खुद ही मालिक है। तो हमारे ऐसा नहीं है कि हमने कोई टीचर हायर करना है तो उसके पर लेक्चर हमें खर्चा पड़ने वाला है और वो जल्दी जल्दी करवाएगा। मैं ठीक ठीक अगर मैं सही सोच पा रहा हूं तो हमारा पहला महीना शायद सिर्फ 2 टॉपिक आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन का। पहले 2 2 हफ्ते में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करवा रहा होता हूँ, कुछ नहीं करवाता। और एक टॉपिक में 15 15 क्लासें लगा देता हूँ। कारण बड़ा सीधा सा है। मुझे पता है कि बेसिक में अगर बेस में कैलकुलेशन मजबूत हो गई तो मैं एक बच्चे को आगे कहीं भी लेके जा सकता हूँ। अगर उसकी कैलकुलेशन ही नकली है, मैथ की ओवरऑल स्पीड हमेशा के लिए मर गई। सोचो इस बात को। पूरे मैथ में तुम टॉपिक बदल सकते हो, कैलकुलेशन कहां से अवॉइड करोगे? हर टॉपिक में प्लस माइनस गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा ना। पॉसिबिलिटी है कि ना करना पड़े? करना पड़ेगा ना हर टॉपिक में। मैं चाहे परसेंटेज का टॉपिक कर लूं तो भी गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहे कोई एरिया का चैप्टर कर लूं तो भी मुझे करना पड़ेगा। बेशक फॉर्मूले बदलते रहेंगे, बट डीप डाउन कैलकुलेशन तो सब में है ना। तो अगर मैं पहले ही दिन कैलकुलेशन ही बर्बाद कर दूं, या मैं उस पर ध्यान ही ना दूंगा और उसका अच्छा मजबूत ही ना करूं, तो वो मेरे को हर टॉपिक में तंग करेगी ना। और अगर वो अच्छी हो गई तो मेरे हर टॉपिक, एक हिस्सा पूरे टॉपिक का पहले ही दिन मजबूत हो गया मेरा। अब बस मुझे फॉर्मूलेज का ध्यान रखना है, वो सही होंगे, कैलकुलेशन मेरी फास्ट है ही, बस हो गया काम, लग गया मैं। इसीलिए सही, तभी तो गाइडेंस का रोल है, और किसका काम है? और तुम्हें क्या लगता है सेल्फ स्टडी से लोग लगते नहीं है? लगते हैं। बट सेल्फ स्टडी में और हमारे में क्या डिफरेंस है? सेल्फ स्टडी वाला बच्चा जीरो से शुरू करता है,
तुम्हें हम कहां से शुरू करवा सकते हैं? जो मैंने 15 साल घिसाई करी है मैं वो पहले दिन बता सकता हूं। इसी बात का पैसा है और कुछ थोड़ी होता है। और टीचर्स का कोई काम थोड़ी है, टीचर का यही काम है, तभी तो तनख्वाह बचती है लोगों की। भाई एक तो सेल्फ स्टडी करके बंदा साल में लगे और एक 6 महीने में लग जाए तो 6 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। अब तनख्वाह देख लो, कोई ऑफिसर लगता हो तो आज के डेट में 70-80 हजार रुपए तनख्वाह है, यानी हम जो ले रहे हैं वो तो 15 दिन की भी नहीं है तनख्वाह, जिसमें हम 8 से 9 महीने सर्विस देंगे और वो भी डेली हर सब्जेक्ट। कोचिंग की फीस कभी भी जो उससे मिलने वाले फायदे होते हैं उसके आसपास भी नहीं होती, उसका 1%, आधा परसेंट, 0.1% के आसपास भी नहीं होती, उससे भी कम होती है हमेशा, कभी भी देखना। बस वो लगती ज्यादा है, इतनी सारी उम्र से क्या करें, फीस ही दी है और पढ़न पढ़न की दी है, बढ़िया की में है को नहीं, थोड़ा बुरा लगता। डन, कल मिलते हैं और लिखने का टाइम दूंगा मैं, चिंता ना करो हर किसी को, बट मेक श्योर करो लिखो, लिखे बगैर घर जाओगे तो सब जीरो हो जाएगा। डन, चलो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।